दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपनी बोट के साथ समंदर में हो और अचानक से समंदर का पानी कहीं गायब हो जाए और बाद में आपको दिखे समंदर की खाली और वीरान जमीन। ये चीज आपको कितना ज्यादा डरा सकती है। और आखिर जो समंदर का पानी गायब हुआ है वो कहाँ चला गया और क्या एक बार फिर से इस समंदर में वो पानी वापस आएगा या नहीं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस कहानी से। ये फिल्म आपको काफी पसंद आएगी, जो कि इसी साल आई एक साईफाई एडवेंचर फिल्म है जिसका नाम है सरवाइव। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीच में आए होते हैं। ये कैरेबियन सी था, यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। बैन की मोम समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बैन की मोम जूलियन को समंदर में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो इस बारे में देखती है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है और साथ ही इनके बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। बैन और टॉम इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी थे। वहीं डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी बहुत सारी आवाजें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है और साथ ही वो खुद भी। अब टॉम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, वो जूलियन को देख लेता है और इसीलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। तो वहीं वैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें उनके पास ले जाता है। अब टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और इसके बाद बैन और केसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी केसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? अब केसी भी इस बात के लिए गिल्टी थी, लेकिन उसके सॉरी कहने पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाद इसके वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर केसी के बॉयफ्रेंड की उसे कॉल आ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर केसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर तो नहीं थे। ये बात वो जाकर अपने मोम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। और टॉम जानता था कि वेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। अब इन्हें आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें इन शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है और ये देखकर जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल भी नहीं थे। इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं। लेकिन तसल्ली उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पे थे और यहाँ से कोई ना कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मेट्रोइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है।
इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो गया और दूसरा मेट्रोइड भी इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। बाद इसके इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आकर देखता है तो ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और इनकी बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे ये लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था, वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था। और इसलिए जहां पर पहले लोग बसते थे जमीन थी, समंदर का सारा पानी वहां पर चला गया था और अब समंदर की जगह जमीन बन चुकी थी। और इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात टॉम ने इन्हें ये बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब केसी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने आप को केबिन में बंद कर लेती है। खैर अब जूलियन यहाँ पर अपने बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे के बैलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे रेस्पॉन्स मिलता है। ये रेस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समंदर के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे। यानी कि एक हफ्ते बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूलियन फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। और यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगा। और अब इसलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इस तरफ ही चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी था, इसीलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे पानी भी देता है। उस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया कहने के बदले उस पर ही अटैक कर दिया और ये चीज दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर जाती है और केबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वो केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब ये बात कर ही रहे थे कि वो आदमी इनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलियन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ आकर वो अपने जख्मों को सीना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वो खाना शुरू कर देता है, जिससे लग रहा था वो पिछले कई दिन से भूखा है।
खाना खाने के बाद जब वो जूलियन को देखने गया तो पाता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो केविन खाली था। दरअसल जूलियन बोट में हुए छेद से निकलकर यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वो जूलियन को देख लेता है और अब मजबूरी में जूलियन को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छिप जाती है। हालांकि वैसे तो वो उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर जूलियन फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसे उसके बालों से पकड़ के उसे खूब पीटता है, टॉर्चर करता है। वो जूलियन का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उससे किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केविन से देख रही थी उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। अब जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस योट से बाहर निकल जाती है। अब वोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। खैर अब बाहर जाने के बाद कैसी और बैन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी जो उनके साथ हो गया था। बैन अपने आप को दोषी मानता है कि ना मैं वो कलरफुल बलून ऊपर छोड़ता और ना ये आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो ही रही थी कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया था और अब इसीलिए उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था। इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि न लग रहा था कि शायद उस किलर ने यहाँ इनका पीछे छोड़ दिया होगा। और बैन यहाँ पर भी रो ही रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बैन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। अभी ये सब बातें ही कर रहे थे कि जूलियन ने देखा कि वो किलर अभी भी इनके पीछे ही है। अब इसलिए ये तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते ये लोग थक भी चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते वो किलर इनके पीछे ही होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, ये लगातार भागते रहते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। हालांकि नहीं, यहाँ से जाते वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जूलिया अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। यहाँ से निकलते वक्त इनकी हालत खराब हो गई और जूलिया को एहसास हुआ कि बैन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। इनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थी जो कि इन्होंने बैन को दी, लेकिन इतने सारे पानी से कुछ कहाँ होने वाला था। अब यहाँ पर बैन की बहन केसी हिम्मत हार चुकी थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो लोग यहाँ जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं। वो अपनी मौत को मान चुकी थी और वो इन दोनों से भी यही करने के लिए कह रही है, लेकिन जूलियन उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर इन लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और आगे बढ़ने पर इन्हें एक प्लेन दिखाई दिया जो कि कभी सालों पहले तबाह होकर समंदर में गिर गया होगा। ये लोग उस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूलियन एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो कि इन्होंने कल रात ली थी। इस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे और कैसी और बैन सो चुके थे, लेकिन जूलियन बेचैन थी। वो प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पाती है कि रात के अंधेरे में भी किलर ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किलर भी इसे देख चुका था। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किलर इसके करीब आता है ये उस पर अटैक कर देती है। और इस बार जूलियन गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले, इतनी स्टेप करती है कि उसकी इस बार जान ले लेती है और आखिर उनके सर से ये खतरा टल जाता है। अब जूलियन भी सुकून की नींद सोती है। अब अगली सुबह जब ये उठे तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो गया कि ये खाली समंदर भी बहुत खतरनाक है। खैर अब इन्हें वहां तक पहुंचना था जहां पर वो कैप्टन की सबमरीन थी। अब जहां पर जूलियन अपना मैप देख रही थी
वहाँ से आगे जाने के लिए बैन को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो आगे जाकर पास ही के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये तालाब जहरीला था, लेकिन बैन इतना प्यासा था कि उसने जूलियन की एक बात न सुनी और जूलियन को उसका सर पकड़कर पानी से बाहर निकालना पड़ा। अब पानी पीने की वजह से बैन बीमार हो चुका था, इसीलिए जूलियन और कैसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने अभी कुछ ही देर आराम किया था कि तभी जूलियन को यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया और दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी लोग एक कंटेनर में जाकर खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं और जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। केकड़ों की एक बड़ी भयानक सेना इनके पीछे थी। अब उनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। अब जूलियन जैसे ऊपर चढ़ती है, क्रैब उसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब केसी अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद केसी और बैन देखते हैं कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद उन लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से इन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद ज्यादा थी, ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते। खैर अब अगली सुबह जूलियन को होश आया। उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह से डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक और बीहड़ जगह थी कि यहाँ कोई भी आसानी से मर सकता था। अब जूलियन उन्हें खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बैन आते हुए दिखाई दिए, जो कि दरअसल खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। खैर अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे क्योंकि वो आगे जा चुके थे। अब ये देखकर जूलियन की जान में जान आती है। अब जूलियन अपने केकड़े के काटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बैन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करता है। खैर अब इसके बाद जूलियन उस कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी सी क्रीचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है और इसीलिए तो ये समुद्री क्रीचर फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। वहीं अब इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक जाने के लिए इन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इस सारी भागदौड़ में इनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बैन उसे देख लेता है। ये लोग अब तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा क्योंकि वहां पहुंचने तक इन्हें एक टॉक्सिक वेस्ट से गुजरना पड़ता, जहां से गुजरते हुए ही ये लोग बीमार हो सकते थे, इनकी जान जा सकती थी। अब केसी को भी अपनी माँ पर शक होने लगा था कि वो इन्हें बचा लेगी, इसलिए केसी अपनी माँ से बहस करने लगती है और जूलियन अपने बच्चों को डांटती है और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए इनकी किस्मत एक बार और धोखा देती है। वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहाँ पर जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी और अब इसीलिए केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब ये लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन इन्हें बताता है कि देखो अब मेरे बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर कैसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ी। वहीं जूलियन की तरफ फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर वो अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कोई क्रेब आकर उस पर हमला करता, कैसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूलियन यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और उन भयानक केकड़ों का सैलाब भी इनके पीछे था और तभी एक बड़ी सी भयानक समुद्री लहर इन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो कई सौ फीट ऊंची थी,
दिखने में भयानक लग रही थी। वो जोरदार तरीके से इनकी सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलियन को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समंदर की वो बड़ी लहर इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार